वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है एनर्जी मीटर। आज हम एनर्जी मीटर के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी मीटर बेसिकली दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजरमेंट करने का काम करती है। तो एनर्जी मीटर का यूज हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजरमेंट करने में यूज करते हैं। तो ये विद्युतीय ऊर्जा जो है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इसके द्वारा मेजरमेंट करते हैं। इसका दूसरा नाम है वाट हावर मीटर। इसका दूसरा नाम वाट हावर मीटर है और इसे एनर्जी मीटर भी कहा जाता है दोस्तों। तो एनर्जी मीटर और वाट हावर मीटर ये दोनों एक ही होते हैं और इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजरमेंट करने के लिए हमें एनर्जी मीटर का यूज करना पड़ता है। और ये जो एनर्जी मीटर है ये किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है इसके बारे में जानेंगे। चलिए, दिस इज अ इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, अर्थात कि ये इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है एनर्जी मीटर। ये इंटीग्रेट करता है, अर्थात दिस इज अ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये इसके अंदर ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें मूवेबल पार्ट होता है, जैसे कि मोटर की चक्री जैसे होती है, मोटर का रोटर होता है। इस टाइप का कंस्ट्रक्शन इसमें होता है। कोई डिस्क है जो रोटेट करती है। तो ये जो मीटर है एनर्जी मीटर, इसमें जब यूनिट का कन्वर्जन करते हैं तो 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर या 1 किलोवाट आवर 1 BOT। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, एनर्जी मीटर में 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 BOT। BOT मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, तो एक यूनिट ये 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। यहाँ पर 1 किलोवाट आवर जो है वो 1000 वाट के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे दिस इज अ वाट हावर मीटर, जिसे हम किलोवाट आवर कहते हैं। तो इसकी इकाई भी किलोवाट आवर में होती है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये वाट हावर मीटर भी कहलाता है दोस्तों, क्योंकि इसकी इकाई जो है वो वाट हावर है। इसमें वाट घंटे दोनों लिए जाते हैं, इसीलिए इसे एनर्जी मीटर कहा जाता है दोस्तों। और एग्जाम में इसकी यूनिट के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। इसमें किलोवाट आवर या वाट आवर मीटर भी इसे हम कहते हैं। तो इसकी छोटी यूनिट हो जाएगी, इसको एम किलोवाट आवर बड़ी यूनिट हो जाएगी, वाट आवर छोटी यूनिट हो जाएगी। इसे एम्पियर हावर भी कह सकते हैं दोस्तों। तो इसे एम्पियर हावर मीटर भी कहते हैं, किलोवाट आवर मीटर भी कहते हैं दोस्तों। इसमें यह मोटर के समान रोटेट करता है, इसलिए इसे मोटर मीटर भी कहते हैं। अर्थात इसमें ऐसा कोई पार्ट होगा जो मूविंग पार्ट होगा और उसी की वजह से इसे हम मोटर मीटर भी कहेंगे। अर्थात कि रोटेटिंग डिस्क होगी या ऐसा कोई रोटेटिंग कंस्ट्रक्शन होगा इसका, जिसकी वजह से हम एनर्जी मीटर को मोटर मीटर भी कहते हैं। दोस्तों, इसके 3 नाम हो गए। फर्स्ट नेम तो वाट हावर मीटर, सेकेंड नेम हो गया एनर्जी मीटर एंड थर्ड नेम हो गया मोटर मीटर। क्लियर है दोस्तों तीनों आपको? तो इसके 3 नाम है बेसिक और ये तीनों नाम को हम यहाँ पर यूज करते हैं दोस्तों। चलिए देखेंगे टाइप्स ऑफ मीटर कि इसके टाइप्स कैसे होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मोटर मीटर या एनर्जी मीटर या किलोवाट आवर मीटर। किलोवाट आवर की मीटर के अलग अलग टाइप हैं और अलग अलग टाइप के अनुसार हम इस मीटर को मोटर मीटर कहते हैं। चलिए, फर्स्ट है मरकरी मोटर मीटर। तो मरकरी मोटर मीटर अर्थात कि मरकरी मोटर मीटर इसे हम कह सकते हैं या इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि मरकरी एनर्जी मीटर, मरकरी टाइप एनर्जी मीटर। तो इसको मरकरी टाइप एनर्जी मीटर भी कहते हैं दोस्तों, या तो मोटर मीटर भी कहते हैं। तो मरकरी टाइप जो मोटर मीटर है इसका यूज ओनली डीसी सर्किट में करते हैं। तो जहां पर डीसी का मेजरमेंट करना हो, डीसी ओनली सर्किट में करना है, तब उसमें मरकरी मोटर मीटर का यूज करेंगे। सेकंड है कम्यूटेटर मोटर मीटर, अर्थात कि कम्यूटेटर टाइप एनर्जी मीटर।
तो ऐसा एनर्जी मीटर जिसमें कम्यूटेटर साथ में लगा हो तो वो कम्यूटेटर टाइप का मोटर मीटर या एनर्जी मीटर कहलाएगा। तो इसका यूज करते हैं हम एसी और डीसी दोनों सर्किट में करते हैं दोस्तों। एसी सर्किट में भी और डीसी सर्किट में जब आप इन कम्यूटेटर टाइप मोटर मीटर का यूज करेंगे तो यहाँ पर जो एनर्जी को मेजरमेंट करेंगे आप, वो एसी टाइप की भी हो सकती है मेजरमेंट और डीसी टाइप की भी मेजरमेंट हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि हम थर्ड में देखेंगे इंडक्शन टाइप मोटर मीटर। इंडक्शन टाइप मोटर मीटर में आपको ये देखने मिलेगा कि इसके तीन पार्ट होते हैं। एक तो ब्रेकिंग, ठीक है दोस्तों, ड्राइविंग, ब्रेकिंग और रजिस्टरिंग। तो ड्राइविंग और ब्रेकिंग ये मैकेनिज्म होता है दोस्तों इसमें, और रेजिस्टेंस इसमें लगाया जाता है। इंडक्शन टाइप मोटर मीटर का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं सर्किट में, और इंडक्शन टाइप का मोटर मीटर का यूज सर्किट में सबसे ज्यादा, मतलब कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे इसके टाइप, तो हमने देखा मरकरी मोटर मीटर, सेकंड देखा हमने कम्यूटेटर मोटर मीटर, थर्ड है इंडक्शन टाइप मोटर मीटर। इसके तीन पार्ट हैं, ड्राइविंग, ब्रेकिंग और रजिस्टरिंग। तो ये ड्राइविंग और ब्रेकिंग मैकेनिज्म होते हैं, मैकेनिकल मैकेनिज्म। इसके बारे में जानेंगे दोस्तों, इसके टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको ये देखने मिलेगा, इसमें जो ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है, ये ड्राइविंग मैकेनिज्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ड्राइविंग मैकेनिज्म किस टाइप से यहाँ पर एनर्जी मीटर में यूज किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ड्राइविंग मैकेनिज्म का मतलब है जिसमें आपको रीडिंग प्राप्त होगा। तो ड्राइविंग मैकेनिज्म में आपको टॉर्क प्राप्त होता है। तो ये जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है ये डिस्क को रोटेट कराता है। तो इसमें टीडी इज इक्वल टू ड्राइविंग टॉर्क होगा, अर्थात कि जहां जहां टीडी लिखा होगा इक्वेशन में या मैथमेटिकल रूप से जहां जहां टीडी लिखा होगा, तो आपको क्या समझना है, ये ड्राइविंग टॉर्क की बात की जा रही है। तो ड्राइविंग मैकेनिज्म में ड्राइविंग टॉर्क, तो टीडी इज प्रोपोर्शनल टू वी आई कॉस फाइव हो जाएगा। तो ड्राइविंग टॉर्क जो है ये किसके अनुपात में होगा, वोल्टेज और करंट के फेस एंगल के अनुपात में होगा। इसकी स्पीड जो है वो स्पीड किस पर डिपेंड करेगी, स्पीड एन इज प्रोपोर्शनल टू वी आई कॉस फाइव, अर्थात कि ये जो पावर है एक्टिव पावर पर ही डिपेंड करेगी। वी आई कॉस फाइव इज कॉल्ड एक्टिव पावर, और इस पावर के प्रोपोर्शनल में होगा दोस्तों स्पीड। तो जितनी इसमें इसकी पावर होगी उतनी इसकी स्पीड होगी। यहाँ पर बेसिक कंस्ट्रक्शन आपको देखने मिलेगा, तो इसमें पीसी कॉइल होगी दोस्तों, नीचे इसमें सीसी कॉइल होगी, करेंट कॉइल। तो यहाँ पर इसका इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है ये, और इसमें ये बीच वाला पार्ट डिस्क होता है, और इस डिस्क को ही रोटेट कराना होता है दोस्तों हमें। तो इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन तो हमने देख लिया, इसकी स्पीड को रोटेट कराना पड़ता है। अब यदि देखें हम, तो इस इंस्ट्रूमेंट में डिस्क में उत्पन्न टॉर्क ड्राइविंग टॉर्क कहलाता है। जो डिस्क में टॉर्क उत्पन्न होगा दोस्तों, ये ड्राइविंग टॉर्क कहलाएगा, क्योंकि डिस्क को रोटेट करने का काम कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर एन इज प्रोपोर्शनल टू वी आई कॉस फाइव, और फाइव एंगल के कारण जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है उसी के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, और ये डिस्क रोटेट करती है दोस्तों। यह सर्किट में फ्लो होने वाली पावर की समानुपाती होती है। तो ये जो ड्राइविंग टार्क है दोस्तों, सर्किट में फ्लो होने वाली पावर अर्थात कि टीडी प्रोपोर्शनल टू वी आई कॉस फाइव, इसके समानुपाती होता है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो टीडी प्रोपोर्शनल टू वी आई कॉस फाइव है, और ये सर्किट की जो वी आई कॉस फाइव है टोटल ये किसके बराबर होता है, पावर के बराबर होता है। तो ये टीडी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, पावर। तो यहाँ पर ड्राइविंग टॉर्क टोटल सर्किट की पावर के प्रोपोर्शनल में होगा, समानुपाती होता है। इसके कारण डिस्क लगातार रोटेट करती है। इसी ड्राइविंग टॉर्क के कारण ये जो रोटर है पार्ट है, और ये जो डिस्क है दोस्तों, ये डिस्क रोटेट करती है, ये डिस्क रोटेट करती है दोस्तों। अतः डिस्क के चारों ओर जो चक्करों की संख्या है वो सर्किट के फ्लो पावर के समानुपाती होती है, अर्थात कि ये भी बोल सकते हैं, अतः हम ये भी बोल सकते हैं दोस्तों कि ये जो डिस्क है, डिस्क के जो चक्करों की संख्या जितनी होगी, अर्थात इसी डिस्क की रोटेशन जितने बार एक चक्र पूरा करेगी, जितनी
संख्या होगी इसके डायरेक्ट डिस्क के रोटेट की, डिस्क के चक्कर की जो संख्या होगी दोस्तों, ये जो पावर फ्लो है वो उसके समानुपाती होगी। तो डिस्क के चक्करों की संख्या अर्थात कि एन, ये डिस्क के चक्करों की संख्या है, वो पावर के समानुपाती में होगी दोस्तों। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। चलिए, इसका जो है स्पीड एन इज प्रोपोर्शनल टू वी आई कॉस फाई होगा। इसमें सेकंड है ब्रेकिंग मैकेनिज्म। ड्राइविंग मैकेनिज्म तो देख ली दोस्तों हमने, सेकंड है ब्रेकिंग मैकेनिज्म। और ब्रेकिंग मैकेनिज्म में भी हम देखेंगे तो हमें ये देखने मिलता है कि ब्रेकिंग मैकेनिज्म में डिस्क में ब्रेक लगाने के लिए यूज करेंगे। तो ब्रेकिंग मैकेनिज्म में ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से ये डिस्क रोटेट करेगी। तो यहाँ पर देखेंगे हमें दोस्तों, तो हमें ये देखने मिलेगा कि ये जो डिस्क है इसमें जो ब्रेकिंग मैकेनिज्म होता है वो बैक फॉर्म में होता है। तो टीबी इज कॉल्ड ब्रेकिंग टॉर्क, और ब्रेकिंग टॉर्क हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो ब्रेकिंग टॉर्क हम किसके माध्यम से इस सर्किट में प्रोड्यूस करेंगे दोस्तों? हम यहाँ पर एनर्जी मीटर के बारे में पढ़ रहे हैं और उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, कि इसमें कौन कौन से मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट तो ड्राइविंग मैकेनिज्म है, सेकेंड है ब्रेकिंग मैकेनिज्म। इसमें टीबी मैथमेटिकल रूप से शो किया जाता है, जिसे ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस किया जाता है या ब्रेकिंग टॉर्क मैकेनिज्म कहा जाता है। यहाँ पर ये जो ऊपर दिख रहा है दोस्तों, ये डायल गेज है, इसे कहते हैं डायल गेज। ये डायल गेज है। और बीच वाला जो भाग है ये स्पिंडल का होता है दोस्तों। ये क्या है? स्पिंडल है। इसके लेफ्ट साइड में परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है और राइट साइड में परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है दोस्तों। बीच में ये एल्युमिनियम की डिस्क लगी हुई है, ये एल्युमिनियम की डिस्क है। और साइड साइड में जो परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है इसी को ब्रेक मैग्नेट कहा जाता है दोस्तों, इसी को ब्रेकिंग मैग्नेट कहा जाता है। या तो इसे ब्रेक मैग्नेट कह सकते हैं या ब्रेकिंग मैग्नेट कह सकते हैं दोस्तों। परमानेंट मैग्नेट ये ब्रेकिंग का काम करता है इस सर्किट में। यदि इस परमानेंट मैग्नेट को नहीं लगाएंगे तो ये डिस्क रोटेट करते ही रहेगी, अपनी जगह पर नहीं रुकेगी। तो इस एल्युमिनियम की डिस्क को स्थिर करने के लिए हम यहाँ पर ब्रेकिंग मैग्नेट का यूज करते हैं, जो परमानेंट मैग्नेट अर्थात की एल्निको का बना होता है। परमानेंट मैग्नेट अर्थात की एल्निको, एल्युमिनियम निकल कोबाल्ट एल्निको का बना होता है। तो एल्निको का इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट है, और परमानेंट जो मैग्नेट है वो अच्छी क्वालिटी का एल्निको का ही बनता है दोस्तों। ऊपर ये डायल गेज दिया है, 100, 10, 10, 0.1 इस टाइप से दिया रहता है दोस्तों। तो इसमें टीबी इज कॉल्ड ब्रेकिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? फाई स्क्वायर एन अपॉन आर हो जाएगा दोस्तों। टीबी इज प्रोपोर्शनल टू फाई स्क्वायर इंटू एन अपॉन आर। ये इसका फार्मूला है दोस्तों, ये इसका फार्मूला है। तो टीवी इज प्रोपोर्शनल टू फाइव स्क्वायर एन अपॉन आर। तो इसमें फ्लक्स फाइव क्या है? इसमें फ्लक्स फाइव, फ्लक्स फाइव, फ्लक्स ऑफ ब्रेक मैग्नेट। तो ये ब्रेकिंग मैग्नेट का फ्लक्स है। एन इज कॉल्ड स्पीड ऑफ डिस्क, ये डिस्क की स्पीड को एन से शो किया जाएगा। आर इज कॉल्ड, आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ ईडी करेंट पाथ। आर क्या हो जाएगा दोस्तों? ईडी करेंट का रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसमें यदि हम टीडी इज प्रोपोर्शनल टू या टीडी इज इक्वल टू टीबी करेंगे हम, तो ये स्टडी स्टेट कंडीशन में होगी, अर्थात कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ड्राइविंग टार्क और ये हो जाएगा ब्रेकिंग टार्क। जब ड्राइविंग टार्क ब्रेकिंग टार्क के बराबर हो जाएगा तो यह स्टडी स्टेट की कंडीशन आ जाएगी, और इस समय स्थिर गति होगी डिस्क की, और डिस्क स्थिर हो जाएगी। तो डिस्क एक कांस्टेंट स्पीड पर रन करेगी। कब की सिचुएशन में दोस्तों? जब ड्राइविंग टॉर्क ब्रेकिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा, अर्थात की स्टडी स्पीड हो जाएगी, स्थिर गति हो जाएगी, और जो गति है डिस्क की, एल्युमिनियम डिस्क की, वो एक कांस्टेंट स्पीड में रोटेट करने लगेगी। कांस्टेंट स्पीड का मतलब यह होता है दोस्तों, न ही अधिक स्पीड न ज्यादा स्पीड,
कांस्टेंट स्पीड का मतलब ही ये होता है, ना ही अधिक स्पीड ना ही ज्यादा स्पीड। कांस्टेंट स्पीड में अधिक स्पीड भी नहीं होगी दोस्तों और ज्यादा स्पीड भी नहीं होगी, अर्थात की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड इसमें नन होगी दोस्तों, अर्थात की एक समान गति होगी। जो डिस्क है वो एक समान गति से मूविंग करने लगेगी। तो डिस्क एक कांस्टेंट स्पीड पर रन करेगी जब टीडी इज इक्वल टू टीबी हो जाए। याद रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में ये इक्वेशन पूछ लेता है। इसमें स्पीड एन इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वी आई कॉस फाइव। स्पीड एन इज प्रोपोर्शनल टू वी आई कॉस फाइव। स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा मुझे, जब ज्यादा स्टूडेंट कनेक्ट रहते हैं तब स्क्रीनशॉट भेज दिया करोगे। जितना पावर फ्लो होगा उतने चक्कर लगेंगे, मतलब जितनी सर्किट में पावर फ्लो होगी तो उतने चक्कर यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे। दोस्तों ये की पॉइंट है, इस की पॉइंट को आपको याद रखना है। पुराने जो एनर्जी मीटर घरों में लगे हुआ करते थे, डिस्क टाइप एनर्जी मीटर, जिसे इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर कहते हैं या उसे किलोवाट आवर मीटर भी कहते हैं। तो इंडक्शन टाइप जो एनर्जी मीटर घरों में लगे हुए हैं उसमें डिस्क ही लगी होती है। उसी डिस्क को रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर में बिजली का बिल कितना आएगा। यदि तेजी से डिस्क रोटेट कर रही है और उसमें जो साइड में रेड कलर की लाइट जलती है दोस्तों, यदि वो तेजी से ब्लिंक करती है तो आई होप आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपके घर में लोड ज्यादा कनेक्ट है और एनर्जी मीटर की जो डिस्क की स्पीड है वो अधिक है, तो आपको बिजली का बिल ज्यादा पे करना होगा। तो जितना पावर फ्लो होगा सर्किट में उतने चक्कर लगेंगे डिस्क के और उतनी रीडिंग प्राप्त होगी, उतनी यहाँ पर रीडिंग प्राप्त होगी दोस्तों। तो रीडिंग प्राप्त उतनी इसलिए होगी क्योंकि डिस्क तेजी से घूमेगी, जितने चक्कर उतने पैसे। इस तरीके से हम इसे ब्रेकिंग टार्क मैग्नेटिज्म को समझ सकते हैं दोस्तों। तो ब्रेकिंग टार्क मैग्नेटिज्म को समझने के लिए हम डिस्क में जाएंगे और डिस्क को देख सकते हैं। यहाँ पर डिस्क के चक्करों की संख्या को सर्किट में फ्लो पावर के एग्जैक्टली समानुपाती करने के लिए डिस्क पर ब्रेकिंग मैग्नेट टार्क उत्पन्न करते हैं। अर्थात डिस्क के चक्करों की संख्या को सर्किट में फ्लो पावर के एग्जैक्टली समानुपाती करने के लिए हम डिस्क पर ब्रेकिंग मैग्नेट उत्पन्न करते हैं। और जब डिस्क पर ब्रेकिंग मैग्नेट उत्पन्न हो जाता है तो इसके लिए डिस्क के दोनों तरफ क्या करते हैं दोस्तों, हम परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं। जब डिस्क के दोनों तरफ परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं तो यह अच्छी स्पीड से तेजी से घूमने लगती है। ठीक है, तो ब्रेकिंग मैग्नेट लगाने से जो डिस्क तेजी से घूम रही है वो स्टैंड स्टिल हो जाती है, स्थिर अवस्था में आ जाती है और डिस्क एक जगह बिना जब लोड के कनेक्ट होगी या बिना सप्लाई जब उसमें कनेक्ट नहीं होगा तब वो डिस्क ऑटोमेटिक रुक जाएगी। तो हमें डिस्क की स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए यहाँ पर ब्रेकिंग मैग्नेट का यूज करते हैं जिसे परमानेंट मैग्नेट का बनाया जाता है। जब ड्राइविंग टार्क बराबर ब्रेकिंग टार्क हो जाता है अर्थात कि टीडी इज इक्वल टू टीबी हो जाता है दोस्तों, तब इसकी स्पीड एक निश्चित स्पीड पर घूमने लगती है। ये जो डिस्क है ये एक निश्चित स्पीड पर यहाँ पर घूमने लगती है दोस्तों। इसी चीज को हमें मेंटेन करना पड़ता है यहाँ पर। ये जो डिस्क है इसी डिस्क को हम एक कांस्टेंट स्पीड में घुमाने का कार्य करते हैं और ये किस पर डिपेंड करता है, ड्राइविंग टॉर्क इज इक्वल टू ब्रेकिंग टॉर्क। थर्ड है रेजिस्टेंस मैकेनिज्म या रजिस्टर मैकेनिज्म। रजिस्टर मैकेनिज्म रजिस्टर मैकेनिज्म की खास बात यह है दोस्तों कि यह डायल मैकेनिज्म होता है और जब गियर सिस्टम कनेक्ट होगा डायल मैकेनिज्म या इसे कहते हैं रजिस्टर मैकेनिज्म, इसमें ये डायल मैकेनिज्म कहलाता है। इसे हम रजिस्टर मैकेनिज्म भी कहते हैं दोस्तों क्योंकि इसमें गियर सिस्टम जुड़ा होता है जिसमें हमें नंबर दिखते हैं कि कितनी यूनिट जली है। इसके मूविंग सिस्टम पर एक व्हील लगा होता है और वो सीरीज जो व्हील है वो सीरीज में होती है, उसका यूज करते हैं जो डिस्क के चक्करों की संख्या को डायल व्हील के ऊपर क्या करता है दोस्तों, लगाया जाता है। तो इसके मूविंग सिस्टम पर हम क्या करते हैं, एक व्हील लगाते हैं और व्हील को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जब व्हील को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो
ये जो डिस्क के चक्करों की संख्या है वो डायल व्हील के ऊपर हमें प्रदर्शित होगी। तो जितने चक्कर लगेंगे उतना यहाँ पर यूनिट हमें दिखाएगा। डायल व्हील हमें मतलब चक्करों की संख्या को प्रदर्शित करेगा कि एक चक्कर लगे या 4 चक्कर लगे या 5 चक्कर लगे। तो ये कौन बताएगा दोस्तों? ये बताएगा यहाँ पर डायल गेज। तो ये डायल मैकेनिज्म है और ये डायल मैकेनिज्म गियर से कनेक्ट रहता है, चेन सिस्टम से कनेक्ट रहता है। इसी के कारण दोस्तों हम यहाँ पर इस डिस्क का यूज करते हैं। और जितने चक्कर डिस्क लगाएगा, ये डिस्क जितने चक्कर लगाएगा दोस्तों उतने चक्कर यहाँ पर डायल गेज प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से इसमें 3 मैकेनिज्म होते हैं। पहला मैकेनिज्म है इसमें, पहला मैकेनिज्म हमने देखा ड्राइविंग मैकेनिज्म, सेकेंड देखा ब्रेकिंग मैकेनिज्म, और थर्ड है दोस्तों रेजिस्टेंस मैकेनिज्म। इन तीनों मैकेनिज्म पर ये जो एनर्जी मीटर है ये वर्क करती है। ठीक है, अब देखेंगे फर्स्ट में इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर के बारे में हम यदि जाने दोस्तों, तो यह फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जब फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करेगा तो इसका कंस्ट्रक्शन भी आपको वैसा ही मिलेगा। तो इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर के बारे में हम दोनों देखेंगे दोस्तों। इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, इसका जो मैकेनिज्म होगा एज ऑफ सेम, इसमें भी 3 मैकेनिज्म होगा। एक तो ड्राइविंग मैकेनिज्म, सेकेंड मैकेनिज्म ब्रेकिंग मैकेनिज्म, और थर्ड रेजिस्टेंस मैकेनिज्म। तो DBR 3 मैकेनिज्म होते हैं दोस्तों। ड्राइविंग मैकेनिज्म, ड्राइविंग मैकेनिज्म, सेकेंड ब्रेकिंग मैकेनिज्म, और थर्ड है रजिस्टर रेजिस्टेंस मैकेनिज्म। ड्राइविंग मैकेनिज्म, ब्रेकिंग मैकेनिज्म और रेजिस्टेंस मैकेनिज्म, ये 3 प्रकार के मैकेनिज्म होते हैं दोस्तों, और तीनों मैकेनिज्म का हम यहाँ पर यूज करते हैं दोस्तों। और इस तरीके से एनर्जी मीटर वर्क करता है। चलिए इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर का फर्स्ट टाइप है दोस्तों। और सबसे ज्यादा पुराने जो समय में एनर्जी मीटर यूज किए जाते थे, या आपके घरों में जो पुराने एनर्जी मीटर लगे होंगे, यह एनर्जी मीटर इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर ही होता है दोस्तों। तो इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे हम इसमें। तो इसमें भी सेम कंस्ट्रक्शन मिलेगा दोस्तों। और यह ड्राइविंग टाइप का जो एनर्जी मीटर है इस, और इसमें ब्रेकिंग टाइप का कंस्ट्रक्शन, ड्राइविंग टाइप का कंस्ट्रक्शन और रेजिस्टेंस टाइप का जो कंस्ट्रक्शन होता है दोस्तों, ये इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में ही आपको प्राप्त होगा। चलिए इसमें देखते हैं इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन। और बेसिक कंस्ट्रक्शन में हमें यहाँ पर एक साइड में सप्लाई सोर्स से कनेक्ट मिलेगा और एक साइड लोड से कनेक्ट मिलेगा दोस्तों। इसका लेफ्ट हैंड साइड सप्लाई सोर्स से मिलेगा कनेक्शन, और राइट हैंड साइड लोड से कनेक्ट मिलेगा दोस्तों। तो इन तीनों को यदि हम यहाँ पर समझें, तो यहाँ पर हमें ये देखने मिलेगा कि ऊपर वाला जो है वो डायल रेजिस्टेंस है। तो ये ड्राइविंग रेजिस्टेंस मैकेनिज्म हो जाएगा, इसे कहेंगे डायल रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस मैकेनिज्म की लिस्ट में आएगा। राइट हैंड साइड में हमने लोड कनेक्ट किया है दोस्तों, ये है रेजिस्टेंस मैकेनिज्म। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर ड्राइविंग मैकेनिज्म। तो ड्राइविंग मैकेनिज्म में यहाँ पर आ जाएगा ये डिस्क। ठीक है दोस्तों, सेकेंड में है ब्रेकिंग मैकेनिज्म। तो ये जो ब्रेकिंग मैग्नेट हमने लगाया है, जो परमानेंट मैग्नेट का बना हुआ है, ये ब्रेकिंग मैग्नेट जो है ये ब्रेकिंग मैकेनिज्म का काम करते हैं। थर्ड में है डायल रेजिस्टेंस मैकेनिज्म। तो ये डायल जो है ये रेजिस्टेंस मैकेनिज्म का काम करता है। तो इसमें तीनों मैकेनिज्म हमने, एक तो ड्राइविंग, दूसरा ब्रेकिंग और तीसरा रेजिस्टेंस, तीनों मैकेनिज्म को यहाँ पर सर्किट में देख सकते हैं। इन तीनों मैकेनिज्म में जब ऊपर वाले पार्ट में, अर्थात कि शंट मैग्नेट में और सीरीज मैग्नेट में, बेसिक कंस्ट्रक्शन में आपको मिलेगा ऊपर में शंट मैग्नेट मिलेगा दोस्तों, ये पार्ट पूरा शंट मैग्नेट का होगा। और नीचे मिलेगा आपको सीरीज मैग्नेट। शंट मैग्नेट में इसमें भी कॉइल लपेटी होगी दोस्तों, और ये इसमें शेडिंग रिंग बने होंगे। शेडिंग रिंग इसलिए बनाए जाते हैं
ये कॉपर के बनाए जाते हैं शेडिंग रिंग, पावर फैक्टर कंपनसेटर के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो ये जो शेडिंग रिंग बना हुआ है यहाँ पर, ये शेडिंग रिंग पावर फैक्टर कंपनसेटर का काम करता है। तो ऊपर वाले छोर में लगा रहेगा शंट मैग्नेट, नीचे वाले में सीरीज मैग्नेट बना होगा दोस्तों। यदि इस सर्किट में हम यहाँ पर यूज करते हैं तो इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन हमें इस टाइप से देखने मिलेगा कि शंट मैग्नेट पैरेलल में कनेक्ट होगा और सीरीज मैग्नेट सीरीज में कनेक्ट होगा। तो शंट मैग्नेट बनाने का काम है शंट कॉइल का, जिसे फ्रैक्शन कंप्रेशन के कारण यहाँ पर कॉइल बनेगी। सेकंड बनेगी सीरीज मैग्नेट, तो इसमें सीरीज कॉइल लगी होगी तो सीरीज मैग्नेट बनेगा, शंट कॉइल लगाएंगे तो शंट मैग्नेट बनेगा दोस्तों। तो ऊपर में शंट मैग्नेट बनेगा। तो शंट मैग्नेट इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये सर्किट से पैरेलल में कनेक्ट होगा दोस्तों। तो शंट मैग्नेट में I1 करंट फ्लो होगी दोस्तों, इसमें I1 करंट फ्लो होगी शंट मैग्नेट में, और सीरीज मैग्नेट में I2 करंट फ्लो होगी। ये जो सीरीज मैग्नेट है इसमें I2 करंट फ्लो होगी दोस्तों। तो ये सीरीज मैग्नेट हो गया। यहाँ पर इसमें जब करंट फ्लो करेंगे तो यहाँ पर शेडिंग रिंग भी लगी हुई है और ये पावर फैक्टर कंपनसेटर के रूप में यूज होता है। तो इसके दोनों छोर में दोस्तों यहाँ पर फ्रैक्शन कंपनसेटर लगा होगा। तो ये जो साइड साइड में ये फ्रैक्शन कंपनसेटर का यूज करता है, तो इसके कारण यहाँ पर फ्लक्स φ1 प्राप्त होगा, इसके दूसरे छोर में फ्लक्स φ1 प्राप्त होगा दोस्तों। अर्थात कि शंट मैग्नेट फ्लक्स φ1 का निर्माण करेगा, शंट मैग्नेट से फ्लक्स φ1 बनेगा और इसके कोर में सर्कुलेट हो जाएगा दोस्तों फ्लक्स φ1। सेकंड में बीच में इसी स्पिंडल से कनेक्ट है और इसी स्पिंडल से कनेक्ट ये जॉयल एंड बेरिंग हो जाएगा। एल्युमिनियम की डिस्क लगी रहेगी और एल्युमिनियम के डिस्क के ऊपर यहाँ पर आपको होल मिलेगा, ये एक प्रकार का होल है। और इस होल को रखने के पीछे रीजन है क्योंकि ये ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो ये एल्युमिनियम डिस्क है दोस्तों। एल्युमिनियम डिस्क के ऊपर वाला छोर अर्थात शंट मैग्नेट यहाँ पर φ1 फ्लक्स बनाएगा, नीचे वाला φ2 बनाएगा। तो ये सीरीज मैग्नेट होगा दोस्तों, नीचे वाला φ2 बनाएगा, तो इसमें I2 करंट फ्लो होगी सीरीज मैग्नेट में, तब यहाँ पर सीरीज मैग्नेट में φ2 फ्लक्स उत्पन्न होगा। φ1 फ्लक्स और φ2 फ्लक्स ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डिस्क के ऊपर मैग्नेटिक बल रेखाओं को प्रेषित करेंगे, जिसकी वजह से ये डिस्क यहाँ पर अपनी धुरी पर रोटेट करने लगेगा। दोनों के फ्लक्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा दोस्तों, जिसके कारण ये डिस्क यहाँ पर रोटेट होने लगेगी। इसके दोनों छोर में परमानेंट मैग्नेट लगे होंगे जो ब्रेकिंग मैग्नेट का कार्य करते हैं। ये काउंटर लिंब होंगे मतलब परपेंडिकुलर होंगे और इसके राइट साइड लोड को कनेक्ट किया जाएगा दोस्तों। यदि सीरीज मैग्नेट और शंट मैग्नेट को आपस में देखें तो सीरीज मैग्नेट जो है ये फ्लक्स φ2 का निर्माण करता है और शंट मैग्नेट फ्लक्स φ1 का निर्माण करता है दोस्तों। इस तरीके से हम यहाँ पर इसका यूज करते हैं। तो V इक्वल R1 हो जाएगा इक्वल I1 हो जाएगा। और ये जो डायल रेजिस्टेंस मैकेनिज्म दिख रहा है यहाँ पर डिस्क के रोटेटिंग के कारण ये जो डायल है इससे अटैच होगा, तो जितने डिस्क का रोटेशन होगा उस हिसाब से डायल मैग्नेट में यहाँ पर रीडिंग प्राप्त होगा दोस्तों। तो TD इज प्रोपोर्शनल टू φ1 इंटू φ2 साइन अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टॉर्क है यहाँ पर उत्पन्न होगा तो ये ड्राइविंग टॉर्क होगा दोस्तों, जिसे हम ड्राइविंग टॉर्क कहेंगे। और ड्राइविंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू φ1 इंटू φ2 साइन अल्फा हो जाएगा। तो ये जो ड्राइविंग टॉर्क हो जाए दोस्तों, ये ड्राइविंग टॉर्क कैसे होगा, तो ड्राइविंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू अर्थात TD इज प्रोपोर्शनल टू φ1 इंटू φ2 इंटू साइन अल्फा। ये इक्वेशन यहाँ पर क्रिएट होगी। तो ये जो ड्राइविंग टॉर्क है, ड्राइविंग टॉर्क φ1 φ2 के प्रोपोर्शनल में होगा और जो एंगल है साइन अल्फा के प्रोपोर्शनल